Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? पीएम एक्सपेंड्स हेल्थ कवर स्कीम टू पीपल एज्ड 70 एंड ओवर, नो इनकम बार। बेसिकली कल धनतेरस के दिन हमने आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट किया था। आयुर्वेदा डे धन्वंतरी जी की बर्थ एनिवर्सरी धन्वंतरी जयंती के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो धन्वंतरी जी है उनको लॉर्ड विष्णु जी का इनकारनेशन माना जाता है। साथ के साथ ही इज कंसीडर्ड एज द फिजिशियन ऑफ गॉड। सो हमने 2016 से आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट स्टार्ट किया है, जिसका मेन एम है आयुर्वेदा को लेकर के इंडियन पॉपुलेशन के बीच में अवेयरनेस को बढ़ाना। इसी रिगार्डिंग कल हमारा आयुर्वेदा डे था। इसी रिगार्डिंग हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अलग अलग हेल्थ स्कीम्स अनाउंस की, हेल्थ सेक्टर में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, साथ के साथ अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात की ताकि सबको इक्वली हेल्थ प्रोवाइड की जा सके। अगर हम मेजरली बात करें तो कल के दिन प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो हमारी ऑलरेडी 2018 से स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका एक्सपेंशन बढ़ाया गया है। एक्सपेंशन को समझने के लिए पहले इसके बेसिक समझते हैं। 2018 से ये स्कीम चल रही है। इसका मेन एम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना। जो भी पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं जिन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ डिलीवरी उन्हें नहीं मिल पाती है, उन तक भी हेल्थ केयर सिस्टम को पहुंचाना इस मेन स्कीम का एम है। अगर बात किया जाए तो हम सब जानते हैं इंडिया में आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी पर्सन को बड़ी कोई डिसीज हो रही है तो उसका डायग्नोसिस करना, उसके ट्रीटमेंट करवाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। लोगों की सेविंग्स पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है। सो उस चीज को रोकने के लिए एक हेल्थ कवर को हर एक की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इनहेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएमजेएवाई स्कीम लॉन्च की। इसमें इसके एक तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, साथ के साथ क्वालिटी और एफिशिएंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट होगा। अगर इसके मेन बात करें कि इसका मेन प्रोविजन क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि हर एक फैमिली को हर एक ईयर के लिए 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया गया है, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में। देखो होता क्या है, हमने ऑलरेडी हर एक जिले में एक जिला अस्पताल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर स्टैब्लिश कर रखा है। वहां पे तो आपको ऑलरेडी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। वी ऑल नो दीनदयाल योजना के तहत हमें सिर्फ 5 रुपए की स्लिप कटवानी पड़ती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और उसके तहत हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। वहां पर सारी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडेड रहती हैं। बट जब बात आती है सेकेंडरी और टर्शियरी की, तो उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई, जिसके तहत 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज सबको प्रोवाइड किया गया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर नॉर्मल स्टेट्स की बात करें तो वहां पे 60-40 का रेशियो चलता है, मतलब कि 60% यूनियन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूट करती हैं। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर कंट्रीब्यूशन लेवल चेंज है, मतलब कि 90% यूनियन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और 10% बस स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर आईटी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट किया जाता है कि आयुष्मान भारत हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पर जो भी आयुष्मान भारत का कार्ड होल्डर रहता है वो अपने कार्ड को दिखा करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकता है। साथ के साथ इस स्कीम में प्रॉपर मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन भी किया जाता है कि क्या सच में जो हॉस्पिटल्स हैं वो बेनिफिशियरीज को उनका ट्रीटमेंट कर भी रही हैं, या वो एक फ्रॉड के तहत या अपने प्रॉफिट अर्न करने के तहत जबरदस्ती के बिल्स बना करके गवर्नमेंट के नाम पर फाड़ देती हैं। सो इन सारी चीजों को प्रॉपर इवेल्युएट करने के लिए मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन मैकेनिज्म है। साथ के साथ एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट भी बनाई गई है जो प्रॉपर काम करती है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, स्कीम के लिए। अब जो कल न्यूज आई उसमें ये देखा गया कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज रहते हैं उसमें
हर एक फैमिली को 5 लाख का कवरेज दिया जाता है, बट बेनिफिशियरीज को, मतलब कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से जो पर्सन पॉवर्टी लाइन में है या जिनकी इनकम कम है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्कीम एप्लीकेबल है। बट इस स्कीम का एक्सपेंशन कर दिया गया है, मतलब कि अब कोई भी पर्सन है, अगर उसने 70 साल की एज पार कर ली है, मतलब कि वो 70 से बड़ा है, तो चाहे वो कैसी भी फैमिली को बिलोंग करता हो, रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसे हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकते हैं, उसे ये 5 लाख का कवरेज मिलता है। ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मस्ट अडॉप्ट एन ऑफेंसिव अप्रोच अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। रिसेंटली ऐसा देखा गया, हम सब जानते हैं हम आजकल डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है चाइना के बाद, जिसके पास सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। इंडिया की अप्रोक्स 52% पॉपुलेशन इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है, ऑल द टाइम डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना मतलब कि आप साइबर स्पेस के एम्बिट में आ गए हो। और आजकल की जनरेशन में बैटल फील्ड ग्राउंड में नहीं होता है, ग्राउंड में जाकर के लोग तलवारों से लड़ाई नहीं करते हैं। हमारा एक नया बैटल फील्ड तैयार हो गया है, दैट इज साइबर स्पेस। इसलिए गवर्नमेंट को जरूरी है कि साइबर स्पेस पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। जो वहां पर यूजर्स हैं वो कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, थ्रेट्स फेस करते हैं, उनकी प्रिवेसी पर क्वेश्चन उठता है। सो ये सारी चीजों को सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। इस एडिटोरियल में यही बताया गया है कि आने वाले समय में हमारा जो साइबर थ्रेट्स है वो बहुत बड़े अमाउंट से बढ़ जाएगा। 2035 तक, 2050 तक मिलियंस ऑफ बिलियंस पैसा हमारा इस साइबर अटैक्स की वजह से कोलैप्स हो सकता है। सो इसलिए जरूरत है कि हम एक ऑफेंसिव अप्रोच अपनाएं ताकि साइबर अटैक्स को, साइबर थ्रेट्स को कम किया जाए। डिस्कस करते हैं कि आखिर किस तरह के चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हमारे लिए साइबर स्पेस में सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सबसे अच्छा एग्जांपल बता रही हूँ, हमारा एक जो कुडानकुलम वाला न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें पावर सप्लाई को बंद कर दिया गया था। वहां पर एक साइबर अटैक ही किया गया था। जो हमारे वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें डिजिटली, उनके रिकॉर्ड्स को, उनको ऑटोमेटेड कर रखे हैं, हम उन्हें डिजिटली चीजें करने की कोशिश करते हैं, उनका डाटा उसमें फीड रहता है, हमें कौन सा एक्शन उठाना है, क्या होगा, क्या पावर सप्लाई है, ये सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं अब। सो इसलिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं वो भी साइबर स्पेस के एम्बिट में आता है और उस पर भी थ्रेट एग्जिस्ट करता है। हमारे सामने अभी रिसेंट का एग्जांपल है कुडानकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट। सेकेंड वन इज फाइनेंशियल सेक्टर थ्रेट्स। वी ऑल नो, हमने आसपास अपने न्यूज सुनी ही होगी कि उसके पास कॉल आया, उसने अपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, किसी ने, सामने वाले पर्सन ने अब रिश्तेदार बन के बात किया और उससे पैसा निकलवा लिया। या कई बार जो हमारे एजेड पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स रहते हैं, हम उनकी कन्वीनियंस के लिए उन्हें डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो इजीली पेमेंट्स कर पाए। बट क्या होता है, कई बार फ्रॉड लोग उनसे फाइनेंशियल चीजें निकलवा लेते हैं, उनसे ओटीपी ले लेते हैं, जिनसे उनका बैंक अकाउंट से पूरे पैसे निकलवा लेते हैं। सो ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड थ्रेट्स आ गए। कई बार बैंकिंग सिस्टम, लोगों के बैंकिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, डेटाज वगैरह निकाल लिया जाता है, उन्हें थ्रेट किया जाता है कि आप हमें इतना पैसा दो, ब्लैकमेल किया जाता है। थर्ड वन इज डेटा ब्रीचेस एंड प्रिवेसी कंसर्न्स। सबसे बड़ी बात, हमारा जो डेटा है, आज की डेट में पूरा डेटा ही जो है वो एक गोल्ड है। जैसे कि हम सब जानते हैं, क्या हमने कभी जाकर के किसी फ्रॉड कंपनी को अपना नंबर दिया होगा? नहीं दिया होगा, बट स्टिल फ्रॉडर्स के पास हमारा डेटा पहुंच जाता है। वो हमें कॉल करते हैं कि हम आपके पापा बात कर रहे हैं या आपके पापा के फ्रेंड बात कर रहे हैं, आपके अकाउंट में इतना पैसा है, आप हमें इतना पैसा ट्रांसफर कर दो। क्या हम कभी खुद जा करके उनको अपना नंबर देते हैं? नहीं। वो ये डेटा ही कहीं से प्रिवेसी को ब्रीच करके, हमारे डेटा को कलेक्ट करके हमें थ्रेट्स पहुंचाते हैं, हमसे किसी भी तरीके से बेनिफिट निकालने की कोशिश करते हैं।
फोर्थ वन इज साइबर एस्पेनेज। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, पाकिस्तान के किसी पर्सन ने हमारे मिलिट्री के पर्सन पर साइबर एस्पेनेज किया और उसके तहत उसे थ्रेट्स भेजना स्टार्ट कर दिया। सो ये भी एक साइबर स्पेस से रिलेटेड चैलेंज है। देन सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, कई बार हमारे सॉफ्टवेयर्स या हार्डवेयर्स जो रहते हैं वहां पर थोड़ा सा वो सेंसिटिव रहते हैं, उन्हें क्रैक करना, हैक करना बहुत इजी रहता है। अगर वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाने में बनाए गए, तो अगर हैकर क्रैकर उनको हैक करके हमारी सप्लाई चेन को भी वल्नरेबल बना सकते हैं। ये सारे चैलेंजेस हैं जो किसी भी साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये एक पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट में जिसका काम है सिटीजन्स, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक फ्री एंड सिक्योर साइबर स्पेस प्रोवाइड करना। सेकेंड वन इज साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि लोगों को अवेयर करने के लिए चलाई गई। फिर I4C, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसे मैंने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अलग अलग एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड वे में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने के लिए हमने I4C बनाया। देन साइबर स्वच्छता केंद्र, 2017 में ये एक साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया जिसमें कि जो बूटनेट्स में उनकी स्कैनिंग की जाए, अगर किसी भी तरह का मालवेयर उसमें पाया जाता है तो उसे हटाया जा सके। देन सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, अगर किसी भी तरह का साइबर इंसिडेंट होता है तो तुरंत उसको फाइल करवाना, तुरंत उस पर काम करने का काम रहता है सर्टेन का, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। नेक्स्ट वन इज critical information infrastructure. It is defined as computer resource the destruction of which shall have debilitating impact on national security, economy, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं सेफ और सिक्योर साइबर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। लास्ट वन इज डिफेंस साइबर एजेंसी। ये एक ट्राई सर्विस कमांड, जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनका एक कंबाइंड ग्रुप है जो कि किसी भी तरह के हैकिंग, सर्विलियंस या डेटा रिकवरी को पर काम करने के लिए बनाया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। हमारे पास सिर्फ एक न्यूज आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट को एक ऑफेंसिव अप्रोच अपनानी चाहिए साइबर थ्रेट्स को डील करने के लिए। सो उसे हमने पूरा यूपीएससी के 360 पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि आखिर एग्जिस्टिंग थ्रेट्स क्या है, गवर्नमेंट ने कौन से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स उठा लिए, और आने वाले समय में जरूरत है कि हम अपने आईटी एक्ट 2000 को, प्रिवेसी को, इन सारी चीजों को और भी ज्यादा लीगलाइज करें, इनको, इनके इम्पैक्ट को बढ़ाएं ताकि साइबर थ्रेट्स कम किए जा सके। नेक्स्ट वन इज शाह अनवेल्स मोबाइल ऐप फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। बेसिकली जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, दैट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एट द टाइम, मतलब रियल टाइम पर आप अपनी डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स को बनवा सकते हो। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन दिखा रहा है कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, नगर पालिका हो गया, रजिस्ट्रार्स के पास हो गया, उनके पास जा करके अपने सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ते थे। बट आज की डेट में एक ऐसा ऐप बना दिया है गवर्नमेंट ने जिसमें आप खुद अपने सर्टिफिकेट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। इसमें मेन काम क्या है कि हर एक चीज को डिजिटलाइज करने के लिए हम ऐसे इनिशिएटिव्स ला रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें रियल टाइम डेटा मिलेगा कि आखिर कितनी पॉपुलेशन रह रही है हमारे इंडिया में। बेसिकली ये एक तरह का हमारी मदद करेगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज मैथिली मिस्ड आउट ऑन क्लासिकल स्टेटस एज प्रपोजल डिड नॉट कम फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट। क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे, फिर उसके बाद 2024 में हमने 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस इंक्लूड की, दैट इज पाली, प्राकृत, असम, बंगाली। बट क्या हुआ, मैथिली को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने वाला था, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, मतलब कि होता क्या है, अगर आपने प्रपोजल दिया कि हमें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस चाहिए
गवर्नमेंट उसे मानने के लिए रेडी हो गई। उसके बाद उस स्टेट की गवर्नमेंट को लिंग्विस्टिक कमेटी की हेल्प से यूनियन गवर्नमेंट को एक फॉर्म भेजना पड़ता है, एक पूरा एप्लीकेशन भेजना पड़ता है अप्रूवल के लिए। सो यहाँ पर क्या हुआ कि एकेडमी ने तो भेजा, एकेडमी को अप्रूवल मिल गया, बट ये बिहार गवर्नमेंट की साइड से नहीं भेजा गया था। मतलब कि ये एक लीगल काम नहीं किया गया, इसलिए मैथिली को अब क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैथिली लैंग्वेज 2003 में हमारे 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। के साथ क्लासिकल लैंग्वेज, इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि लैंग्वेज के अपने टेक्स्ट, लिटरेचर, ये सारे एग्जिस्ट होने चाहिए। साथ के साथ लैंग्वेज का अपना इतिहास 1500 साल से 2000 साल तक का पुराना होना चाहिए। उसके पास प्रॉपर अपनी वोकैब होनी चाहिए, प्रॉपर एक इवॉल्व लैंग्वेज होनी चाहिए, तब जाके उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी तक कौन सी 6 रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। Next one is new guidelines promote Ayurveda curb antibiotics use in veterinary treatment. बेसिकली गाइडलाइंस लाई गई हैं, स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, जो कि एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए हमें यूज करनी है। हम सब जानते हैं इस समय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। अगर हम एंटीबायोटिक्स का रैम्पेंट यूज करते हैं, मतलब कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या थोड़ी सी भी कुछ भी ऊपर नीचे हमारी तबीयत हो रही है, हम तुरंत एंटीबायोटिक ले ले रहे हैं, इससे क्या होता है हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले रही है, और फिर आने वाले समय में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स अवेलेबल हैं वो हमारी बॉडी में काम ही नहीं करते। अगर हमें छोटी सी भी डिसीज होती है उसके लिए हमें बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ सकते हैं। अगर फ्रंट लाइन ड्रग्स हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक बड़े एक्सपेंसिव ड्रग्स मैकेनिज्म पर जाना पड़ेगा। उसी को कम करने के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए नई गाइडलाइंस लाई गई है कि अब से वेटेनरी में भी आयुर्वेदा का यूज किया जाएगा। मतलब कि एंटीबायोटिक्स की जगह पे हम आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट होंगे। द नेक्स्ट वन इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया। इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है इकोनॉमिक डिवाइड को लेकर के। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा सबमिट की गई, जो कि बात करती है 1960 से लेकर के 2023-24 के बीच में किस तरह से इंडियन स्टेट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, किस तरह से इंडियन स्टेट्स का पर एवरेज कैपिटल इनकम रहा है। सो इस पूरे मैकेनिज्म में ये देखा गया कि जो स्टेट्स अच्छे हैं, जो स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोस्टल रीजन वाले स्टेट्स हो गए, चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है जीडीपी में। बट जब बात आती है डिस्पर्सल की, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से पैसा देने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स को पैसा उतना ज्यादा प्रोवाइड नहीं करती है, इनको कम पैसा दिया जाता है। सो यहाँ पर एक पहला चैलेंज देखा गया कि इस वजह से फेडरलिज्म कहीं ना कहीं वीकेन होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली केरला में जो ये डेवलप्ड स्टेट्स हैं, इन्होंने मिलकर एक मीटिंग भी की थी कि किस तरह से हम फाइनेंस कमीशन को अप्रोच करें कि हमारे डिसबर्सल को बढ़ाया जाए। अगर किसी थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं कि आखिर इन स्टेट्स ने ऐसा क्या काम किया कि ये डेवलप्ड स्टेट्स हैं। पहली चीज देखी गई कि इन स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़े लेवल का किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा डेवलप्ड है और हमें अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। सो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, जो एक गैप है डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट्स में, उसमें इस गैप को कम करना चाहिए। सेकेंड चीज जो काम करती है वो है प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया कि स्टेट गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। सेकेंड वन इज प्राइवेट। जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स देखते हैं कि हमें प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, तब ही वो उस स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखे जाए तो वहां पर इंसर्जेंसी बनी रहती है, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, सो वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टर काम नहीं करता है। सिमिलरली हमें ऐसी पॉलिसीज स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी पैसा वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट हो सके। अब इस पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि किस तरह से इंडिया में इकोनॉमिक डिवाइड एक बढ़ रहा है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहीं पर प्राइवेट इन्वेस्टर भी चाहता है इन्वेस्ट करना, और वहीं पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको अच्छा ऑलरेडी जैसे डेवलप्ड है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर अच्छा है, सप्लाई चेन अच्छा है, इन सब की अवेलेबिलिटी के कारण गवर्नमेंट भी वहीं इन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी वहीं इन्वेस्ट कर रहा है। सो इसकी वजह से जो एक इकोनॉमिक डिवाइड है वो कम होने की वजह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो हमें जरूरत है कि हम इस चीज को एड्रेस करें और इंडिया में एक प्रॉपर हर तरह से हर एक स्टेट को इक्वल नजर से देखा जाए, ताकि डेवलपमेंट एक यूनिटी वे में हर एक स्टेट के लिए इक्वल एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके कि वो डेवलप कर सके। इसी के अगर हम ऐसे पॉलिसीज को प्रमोट करेंगे तभी जाके हमारा फेडरलिज्म भी बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाई इंडिया इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग अ डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी। ये एडिटोरियल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस मैं बता रही हूँ कि रिसेंटली एक बुक आई जोया हसन्स की, उसमें डेमोक्रेसी को लेकर के डिस्कशन हुआ कि डेमोक्रेसी का पहला मुद्दा ही यही है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। गवर्नमेंट की नजर में हर कोई इक्वल है, राइट टू इक्वलिटी डेमोक्रेसी का पहला मैंडेट है। बट हमने ये देखा कि कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली इंडिया में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम पर अटैक किया गया। जब जनरल लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे तो उस स्पेसिफिक रीजन के लोगों को वोट कास्ट करने के लेकर वोट कास्ट नहीं करने दिया गया और वहां पर अटैक्स हुआ। ये सारी जो स्टडी है ये एक बुक की है, ये कोई गवर्नमेंट के साइड से चीजें नहीं आई हैं। साथ के साथ इस तरह के व्यू पॉइंट्स को आपके अपने यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसलिए ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट फॉर जनरल डिस्कशन मैंने से डिस्कस किया कि ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी के रिस्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेन रीजन जो है वो रिलीजन को माना जा रहा है। नेक्स्ट वन इज डिस्पाइट अ स्लो स्टार्ट स्टेट्स कैपेक्स लाइकली टू राइज फर्दर दिस ईयर। अभी जो ये साल की स्टार्टिंग हुई है, इस साल में हमें स्टेट का कैपेक्स मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम दिखा है, बट आने वाले समय में स्टेट्स अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट ने कहीं से इंटरेस्ट ले रखा है, पैसा लोन ले रखा है, उस इंटरेस्ट को पे करने पर गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा नहीं, सो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरीज देना, किसी तरह का लोन को वापस से रीपे कर देना, यहां से हमें कुछ रिटर्न नहीं मिला, सो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे हमें आने वाले समय में कुछ रिटर्न में ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सो हमने एक तरह से तो वहां पर एक्सपेंडिचर कर दिया, बट आने वाले समय में वहां से हमें टैक्स मिलेगा, वो हमारे वैल्यू को इनहेंस करने में ही मदद करेगा। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आने वाले समय में स्टेट्स अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगी, ऐसा एक रिपोर्ट में आया है। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। ये एक योजना है जो 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसका मेन एम है ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करना।
जो हिस्टोरिकली नेग्लेक्ट कम्युनिटीज हैं उनको इस तरह से मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करवाना, इसलिए ये स्कीम चालू की गई। इस स्कीम में हम बात करते हैं ना सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस बल्कि उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए। इसमें 6 स्टेप्स उठाए गए। फर्स्ट वन इज प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, मतलब कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के विलेजेस हैं वहां पर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कम्युनिकेशन, इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना और उनको एक आदर्श ग्राम बनाना, मतलब कि एक डेवलप्ड विलेज बनाना। सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। स्टेट गवर्नमेंट्स पीवीटीजीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ताकि उनके हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ट्राइबल कल्चर को क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, उन पे क्या काम करना चाहिए ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, इन सब पर रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मतलब कि 10th क्लास के पहले उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। जो फैमिलीज 2.5 लाख से कम जिनकी इनकम है एनुअल, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। पोस्ट मैट्रिक 10th क्लास के बाद उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी आगे की एजुकेशन को भी अच्छे से विदाउट बैरियर्स कंप्लीट कर पाए। देन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स, ये सारे प्रोविजंस प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत है। देन नेक्स्ट वन इज एफसीआई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। बेसिकली एफसीआई ने एक रिड्रेसल सिस्टम ऐप लॉन्च किया है जिसका मेन काम है, मेन जो जिस मुद्दे पर ये बेस्ड है वो ये है कि हमें किस तरह से टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है अच्छा गवर्नेंस करने के लिए। इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो राइस मिलर्स होंगे, जो भी चैलेंजेस, जो भी उनको प्रॉब्लम है, वो इस ऐप में तुरंत के तुरंत डाल देंगे और उनका रिड्रेसल किया जाएगा। उनकी कंप्लेंट का, उनके जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उनको तुरंत ठीक करने की कोशिश की जाएगी। इस ऐप की फैसिलिटी ये है कि ये एक यूजर फ्रेंडली ग्रीवेंस ऐप सबमिशन है। रियल टाइम इसमें आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कंप्लेंट्स आई, किनको ठीक किया गया, किनको रिस्पॉन्ड किया गया। ऑटोमेटिक असाइनमेंट एंड फास्ट रिजोल्यूशन, जियो फेंसिंग फॉर क्विक रिस्पॉन्स टीम्स, ये सारे फीचर्स हैं एफसीआई के द्वारा बनाए गए ऐप के। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम को की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। होप कि आप सब अपने फेस्टिवल सीजन्स को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के साथ साथ दिन के 2 से 3 घंटे आप स्टडी को जरूर दें ताकि आपकी एक लिंक बनी रहे। थैंक यू सो मच।